हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। उसके बाद से इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप लेना या फोकस करना जिससे गांव के विकास में गांव के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसकी इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। यहाँ लिखा क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ कह रहा है रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच एसेंशियली फोकस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया विच इज लैंगिंग बिहाइंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। यानी कि रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव फोकस है, ज़रूरी चीज़ों पे, ज़रूरी क्रियाओं पे फ़ोकस करना है जिससे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर एरिया जो बहुत सालों से पिछड़ा हुआ है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके या किसी गाँव की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है। फर्स्ट कह रहा है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि गाँव का मेन सोर्स होता है, मेन लिवलीहुड का सोर्स होता है एग्रीकल्चर। सब जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने पे फ़ोकस करना है। ठीक है? तो रूरल डेवलपमेंट का पहला उद्देश्य ये होता है कि जो गाँव का एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी प्रोडक्टिविटी की, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, जिससे गाँव का विकास हो जाएगा। सेकंड कह रहा है जनरेटिंग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल सेक्टर। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक तो पहला चीज़ ये है कि जो मेन सोर्स होता है लिवलीहुड का रूरल एरिया में वो एग्रीकल्चर होता है, ये सब जानते हैं। उसके बाद से अगर सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हैं, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने पे फ़ोकस किया जाएगा। सेकेंडरी मैटर ये है कि एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और सेक्टर भी डेवलप होने चाहिए रूरल एरिया में, जिससे कि बाकी जो लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो एग्रीकल्चर जिनके पास नहीं है, वो दूसरे सेक्टर में लिवलीहुड कर कमा सकें। ठीक है? तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है जनरेटिंग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि रूरल एरिया में अलग तरह के वैकल्पिक जो लिवलीहुड है उनके भी साधन को डेवलप किया जाए। तीसरा कह रहा है प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ की फैसिलिटी और एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव होता है रूरल डेवलपमेंट का। अगर ये सारी चीजें होंगी तो एक गांव का विकास हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक की इशू इन रूरल डेवलपमेंट, कि रूरल डेवलपमेंट का सबसे की इशू क्या है, सबसे मेन मुद्दा क्या है। तो पहला बता रहा है अ रिबस्ट सिस्टम ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो क्रेडिट का सिस्टम है, उधार लेने का जो सिस्टम है, लोन लेने का जो सिस्टम है, वो बहुत ही खराब है, बहुत ही रीबस्ट है। रीबस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास लैक ऑफ लिटरेसी होता है। इसकी वजह से वो बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके अपने लिए लोन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो गाँव में ही आस-पास में जो बड़े-बड़े महाजन, साहूकार या फिर जो सेठ होते हैं, उनसे वो महँगे इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, यानी कि बहुत ही हाई चार्ज इंटरेस्ट पे वो लोन लेते हैं। और जिससे क्या होता है कि वो लोन का अमाउंट तो पे करते ही करते हैं, उसके साथ-साथ जो उनके इंटरेस्ट का अमाउंट है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो गाँव के क्षेत्रों के लोग होते हैं, उनके पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है? तो पहला ये है सबसे की इश्यू, कि गाँव में जो है वो रूरल क्रेडिट का जो सिस्टम है वो बहुत ही रिवर्स्ड है। Second कह रहा सिस्टम ऑफ मार्केटिंग दैट इंश्योर रिमुनरेटिव प्राइस ऑफ द फार्मर्स फॉर हिज प्रोडक्ट प्रोड्यूस, यानी कि दूसरा इशू ये है कि जो गांव का सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, वो इतना अच्छा नहीं है कि जो फार्मर्स हैं उनके प्रोड्यूस का अच्छा प्राइस उनको मिल सके, या जितना उनका श्रम, जितना उनका खर्चा लगा है उसके हिसाब से भी उनको उनके प्रोड्यूस की प्राइस मिल सके। इतना अच्छा मार्केटिंग एरिया गांव में प्रोवाइड नहीं हो पाता है। ठीक है? सेकंड कह रहा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स that reduce risk of production and induce commercialization of farming। तीसरा इशू ये है कि जो क्रॉप्स है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। अगर क्रॉप्स का डाइवर्सिफाई होगा तो इससे जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा। ठीक है? प्रोडक्शन का जो इंड्यूस कमर्शियलाइज फार्मिंग है जो कम होते जा रहा है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। फोर्थ पॉइंट कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी विच इज अ व्यू व्यू टू फाइंड अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग अदर देन क्रॉप कल्टीवेशन। यानी कि अगर हम क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अलग अलग तरह डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग तरीके का।
अलग-अलग तरीके का क्रॉप उगाएँगे, तो इससे क्या होगा एग्रीकल्चर भी कमर्शियलाइज़ होगा, ठीक है? ये नहीं कि बस हम सेल्फ कंजप्शन के लिए धान, गेहूँ जैसी चीज़ें उगा रहे हैं, व्हीट राइस या फिर अ, बाजरा ये सब उगा रहे हैं और सेल्फ कंजप्शन कह रहे हैं। इसके अलावा अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग क्रॉप्स भी उगाएँ, जिससे क्या होगा कि उस क्रॉप्स को हम मार्केट में बेचेंगे, ठीक है? जैसे कैश क्रॉप जूट, कपास ये सारी चीज़ें भी उगाना चाहिए, ठीक है? और फोर्थ कह रहा है कि जैसे हम क्रॉप में डाइवर्सिफ़िकेशन कर रहे हैं, वैसे अपनी एक्टिविटी में भी डाइवर्सिफ़िकेशन लाएँ। एक्टिविटी में बहुत अलग-अलग तरीके का काम करें। जैसे कुछ लोग डेयरी फार्म, कुछ लोग पोल्ट्री फार्म, कुछ लोग एग्रीकल्चर और कुछ लोग फार्मिंग, कुछ लोग फिशरिंग, अलग-अलग चीज़ें करें। इससे क्या होगा कि उनकी एक्टिविटी भी डाइवर्सिफ़ाई होगी और बेरोज़गारी कम होगी। लिवलीहुड का साधन और बढ़ेगा। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विद अ व्यू टू मेक क्रॉप कल्टीवेशन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल एज अ सस्टेनेबल प्रोसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो फार्मिंग का तरीका है, मेथड है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करें। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग तकनीकी का यूज़ करें, जिससे क्या होगा कि जो क्रॉप का कल्टीवेशन होगा, वो इको फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। और ये जो प्रोसेस है, वो बहुत ही सस्टेनेबल और लॉन्ग टाइम के लिए अप्लाई किया जाना चाहिए। इससे जो प्रोड्यूस निकल के आएँगे, वो भी हेल्दी होंगे, इको फ्रेंडली होंगे और उनकी कंज़प्शन के बाद जो प्रॉब्लम आती है, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र वाले जो यूज़ किए प्रोड्यूस हम खाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है? उसमें उसमें के बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करके जो क्रॉप उगाए जाते हैं, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं और वो हेल्दी भी होता है, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इको फ्रेंडली टेक्निक का यूज़ करें। 6 पॉइंट कह रहा है ऑनेस्ट सिस्टम ऑफ लैंड रिफॉर्म। जो लैंड रिफॉर्म है, जो भूमि सुधार है, वो सिस्टम भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है? ये भी बहुत बड़ा इशू है। 7 पॉइंट कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लाइक हेल्थ, एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। यानी कि अगर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, तो उनके हेल्थ का, उनके सैनिटेशन का मतलब स्वच्छता का और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। तो ये कुछ की इश्यू हैं रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है? स्टार्टिंग से एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। मैंने बताया रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी गाँव का विकास करना, किसी ऐसे एरिया का विकास करना जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ठीक है? उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है? तो गाँव के विकास करने का उद्देश्य होता है कि हम उसके एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। वहाँ पे जो लिवलीहुड का साधन है उसमें अलग-अलग तरीके का और अल्टरनेटिव मीन्स अल्टरनेटिव साधन उपलब्ध कराएँ जिससे कि जो लोग हैं, जो बस एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड ना होके किसी और काम पे भी डिपेंड हों। ठीक है? तीसरा कह रहा था प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी विकसित करें, उसके लिए भी फैसिलिटीज़ लाएँ। उसके बाद से पॉइंट था आपका की इश्यू इन रूरल डेवलपमेंट कि रूरल डेवलपमेंट का की इश्यू क्या है? तो हमने पहले देखा रिवर्स्ड सिस्टम ऑफ रूरल क्रेडिट यानी कि जो रूरल क्रेडिट है उसके सिस्टम को अच्छा करना, बेहतर करना। मार्केटिंग वहाँ पे सही नहीं है कि जो फार्मर्स हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं या प्रोड्यूस हैं, उसकी सही प्राइस उनको नहीं मिल पाती तो उसके लिए कदम उठाना। डाइवर्सिफ़िकेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब है कि अलग-अलग तरीके के बहुत सारे मल्टीपल क्रॉपिंग अपनाना जिससे कि बहुत अलग-अलग तरीके की क्रॉप्स उगाए जाएँ। उसके बाद से था जो एक्टिविटी है आपकी उसमें भी डाइवर्सिफ़िकेशन करना कि आप एक ही काम पे डिपेंड ना रहें, अलग-अलग बिज़नेस करें, अलग-अलग काम करें, ठीक है? 6 था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करना जिससे जो प्रोड्यूस होंगे वो इको फ्रेंडली होंगे, वो हेल्दी भी होंगे। उसके बाद से ये था आपका 6 पॉइंट कि इसमें आपका जो लैंड रिफ़ॉर्म है, भूमि सुधार है, उसमें ऑनेस्टी लाना और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग चीज़ें जैसे कि हेल्थ पे ध्यान देना, सैनिटेशन पे ध्यान देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? अब इसके बाद से मेन पॉइंट पे आते हैं कि रूरल क्रेडिट क्या होता है? यानी रूरल क्रेडिट में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, रूरल क्रेडिट होता क्या है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है, रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग कम्युनिटीज़। Farmers require credit for various purposes like purchasing agricultural tools and machine, digging well and tube purchasing seeds, fertilizer, pesticides, etc. यानी कि रूरल क्रेडिट का मतलब होता है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए क्रेडिट। यानी जो फार्मर्स होते हैं या जो किसानों का समूह होता है, उनको उधार चाहिए होता है, अलग-अलग इनपुट्स खरीदने के लिए, ठीक है? जो फार्मर्स होते हैं, उनको बहुत सारे अलग-अलग इनपुट खरीदने पड़ते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो टूल्स, मशीन खरीदने के लिए उनको उधार या क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे कि अगर उनको कुआँ खुदवाना है, ट्यूबवेल लगवाना है या बीज और खाद खरीदना है या कीटनाशक दवाइयाँ खरीदनी हैं, इन सारे इनपुट्स के लिए उनको क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? और वो क्रेडिट लेते हैं, इसी को हम रूरल क्रेडिट कहते हैं। आगे कह रहा है द डेस्टिनेशन period between sowing and harvesting is high. So farmers have to borrow to fulfill their needs during this period. यानी कि जब हार्वेस्टिंग का या सोविंग का टाइम आता है, उस टाइम पे फार्मर जो होते हैं वो अपनी इस सारी नीड्स को पूरा करने के लिए रूरल क्रेडिट यानी कि उधार लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ रूरल क्रेडिट तो आपने समझ लिया कि रूरल क्रेडिट होता क्या है। अब आगे ये देखते हैं कि इनके सोर्स क्या है इंडिया में, कहाँ कहाँ से फार्मर जो है वो रूरल क्रेडिट उठाते हैं या लेते हैं। तो यहाँ बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स आर मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, लैंडलॉर्ड, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। यानी कि अगर हम बात करें रूरल क्रेडिट की इंडिया में, तो यहाँ पे इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना है। इंस्टीट्यूशन बने भी हैं तो वहाँ तक जो गांव के लोग हैं वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो गांव के लोग का मेन सोर्स होता है मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट एंड लैंडलॉर्ड या रिलेटिव या फ्रेंड। ये इनके रूरल क्रेडिट के मेन सोर्स होते हैं, ठीक है। पहला कह रहा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन-कौन से? ये आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं, यानी कि गैर संस्थाएँ। जैसे मनी लेंडर से लोन लेना, ये कोई संस्था नहीं चलाती। ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, रिलेटिव्स या फ्रेंड, ये कोई संस्था नहीं है। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो गए। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन-कौन से होते हैं इनके लिए? तो पहला कह रहा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से सस्ते प्राइस पे चीप इंटरेस्ट पे इनको लोन आसानी से मिल जाता है। दूसरा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनके थोड़े चार्जेस कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद तीसरा है रीजनल रूरल बैंक। कुछ ग्रामीण बैंक भी होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लोन के लिए ही बनाए गए हैं। और फोर्थ है आपका नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और फिफ्थ है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये कुछ इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं रूरल क्रेडिट के। नॉन इंस्टीट्यूशनल आपने देखा कि मनी लैंडर हो गया, ट्रेडर्स हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, रिलेटिव और फ्रेंड हो गए। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं जहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपने लिए लोन लेते हैं। और इंस्टीट्यूशनल में मैंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और उसके बाद से आपका नबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच इंक्लूड गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, grinding and produce according to quality, packaging and produce according to preference of buyers, storing the produce for future sale and selling the produce when price is lucrative। मतलब ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद प्रोड्यूस को इकट्ठा करना, उसके बाद से उसके अलग प्रोसेस करना, प्रोड्यूस के जो अलग प्रोसेस है, जैसे ग्राइंडिंग करना, क्वालिटी के हिसाब से ग्राइंडिंग करना, उसके बाद से उस प्रोड्यूस की पैकेजिंग करना। पैकेजिंग भी ऐसे करना जिस जो बायर पसंद करता हो, बायर के प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग उसकी पैकेजिंग करना। स्टोरिंग करना फ्यूचर के लिए, ताकि अभी प्राइस अगर कम है, तो फ्यूचर में हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए, तो उसके लिए स्टोर करके रख लेना कि जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तब हम इस प्रोड्यूस को बेचेंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी पोटैटो का सीज़न है, आलू का सीज़न है, तो आलू के सीज़न में क्या होता है, फार्मर्स आलू उगाते हैं, ठीक है? और उस टाइम पे उसकी प्राइस क्योंकि सारे लोग उगाए होते हैं, तो प्राइस कम होती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उस आलू को उस सीज़न में ना बेच के उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? वेयरहाउसिंग या फिर बहुत बड़े जो गोडाउन होते हैं, कोल्ड गोडाउन, उसमें वो स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही आलू का सीज़न खत्म हो जाता है, सीज़न खत्म होने के बाद आलू की प्राइसेज़ अपने आप बढ़ जाती हैं। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, जो स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट होता है, उसको निकाल के वो बेचते हैं। जिससे क्या होता है, उनकी जो प्राइस है बहुत ही अच्छी मिलती है, ठीक है? इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की हार्वेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट को गैदर करना, फिर उसमें अलग प्रोसेस करना, ठीक? अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जिस हिसाब से, उसके हिसाब से उसका प्रोसेस करना, लाइक अगर वो ग्राइंड करने वाला है तो उसको ग्राइंड करना, ठीक? उसके बाद से बायर के पसंद के अकॉर्डिंग उसको पैकेजिंग करना, फिर उसको स्टोर करना फ्यूचर में सेल करने के लिए,
और जब प्राइस बढ़ जाए फिर उस टाइम पे उसको सेल करना। ये होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आगे कह रहा है डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के डिफेक्ट्स क्या हैं? क्या इसकी प्रॉब्लम है? तो सबसे पहला कह रहा है इनएडिक्वेट वेयरहाउस, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे पहली कमी ये है कि यहाँ पे इन जो वेयर हाउसिंग की सुविधा है वो बहुत ही इनएडुकेट है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउसिंग गोडाउंस नहीं बने हैं जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को स्टोर करके रख सकें। सेकेंड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन यानी कि जो बीच वाले आदमी होते हैं, थोक विक्रेता और कंज्यूमर के बीच वाले, ठीक है? ये एजेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं प्राइसेस के, ठीक है? तो इनकी दिक्कत यहाँ पे होती है। दूसरा कलम माल प्रैक्टिस इन अनरेगुलेट मार्केट, यानी मार्केट को रेगुलेटेड तरीके से ना चला के अनरेगुलेट तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह भी होते हैं। इससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या होती है, डिफेक्ट्स होती है, ये उसकी कमी है। फोर्थ कह रहा है लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। एडिक्वेट फाइनेंस की यानी पैसे की कमी आ जाती है, इसलिए लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ कह रहा है एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ कमियां हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आपका मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, यानी गवर्नमेंट को कौन कौन से मेजर स्टेप लेने चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला कह रहा है रेगुलेशन ऑफ मार्केट, यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना। सेकेंड कह रहा है कोऑपरेटिव रेगुलेटरी मार्केट सोसाइटी, यानी कि एक ऐसी मार्केट सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट करना जहाँ पे कोऑपरेटिव हो, वो कोऑपरेटिव वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें। तीसरा कह रहा है पोजीशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, सॉरी प्रोविजन, यहाँ पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए अलग अलग प्रावधान यानी कि प्रोविजन बनाना। फोर्थ कह रहा है सब्सिडेंट ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको सब्सिडेंट करना, सब्सिडाइज करना। और फिफ्थ कह रहा है डायमेंशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग के अलग अलग इंफॉर्मेशन को भी रूरल एरिया में प्रोवाइड कराना, ठीक है? ये कुछ मेजर स्टेप हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं मार्केटिंग सिस्टम को सुधारने के लिए। आगे भी कह रहा है सिक्स पॉइंट बफर स्टॉक एंड मिनिमम प्राइस सपोर्ट सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ये बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो गांव के लोग हैं वो अपने स्टॉक को, अपने प्रोड्यूस को स्टॉक करके स्टोर करके रखें, ठीक है? और गवर्नमेंट क्या करती है इनके लिए, इनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है कि अगर मार्केट में आपके प्रोड्यूस की प्राइस कम मिलती है और आपका इससे नुकसान होता है तो आपको नुकसान सहने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से परचेज कर लेंगे, ठीक है? सेकंड उसके बाद आपका 7 पॉइंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस की फैसिलिटीज़ देना इन लोगों को। अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अलग अलग वैकल्पिक चैनल्स बनाना। इम्प्रूवमेंटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना। अब यहाँ पे बात करें डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इट हैज़ टू टू एस्पेक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में डाइवर्सिफिकेशन करने के दो एस्पेक्ट हैं। देखते हैं कि करके। पहला कह रहे हैं यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन रेफर्स टू सिस्टम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग rather than monocropping. It may also mean a shift from subsistence farming to commercial farming. यानी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में ही डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में डाइवर्सिफिकेशन करने का मतलब ये है कि हम एक ही प्रोडक्ट ना उगा के मल्टीपल क्रॉपिंग पे डिपेंड होंगे, यानी कि एक साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं उगाएंगे, एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट उगाएंगे, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग को अपनाएंगे। इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब्सिटेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ खाने पीने के लिए फार्मिंग करना, इससे हट के हम कॉमर्शलाइज फार्मिंग की तरफ से मूव करेंगे। और कॉमर्शलाइज फार्मिंग का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कॉमर्शलाइज फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी फार्मिंग जिसमें बस हम सेल्फ कंजप्शन यानी अपने खाने के लिए प्रोड्यूस नहीं उगाएंगे, बल्कि मार्केट में बेचने के लिए भी उगाएंगे, ठीक है? इसका एडवांटेज क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा है इट लोअर रिस्क टू फार्मर अकाउंट ऑफ फेलर ऑफ मानसून। इससे क्या होगा कि मानसून की वजह से फार्मर की जो प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसकी जो उसका जो फियर है, उसका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ
प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट जो मानसून के अ, अकॉर्डिंग भी बन मतलब प्रोडक्ट उगते हैं, ठीक है? उसके बाद से कह रहा है इट एनहांस द स्कोप ऑफ कॉमर्शियलाइज़ेशन फार्मिंग। इससे क्या होगा कि कॉमर्शियलाइज़ेशन फार्मिंग का जो स्कोप है वो बढ़ेगा, एनहांस होगा। थर्ड कह रहा है मिनिमाइज़ द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएशन यानी कि जो महँगाई में या प्राइस में उतार-चढ़ाव आती है, इससे मार्केट में जो रिस्क होता है, ये कम हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है? यहाँ कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इम्प्लाई अ शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू नॉन फार्मिंग एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये इसमें ये बता रहा है, पहले वाले में ये बताया गया कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का मतलब ये है कि आप एक ही क्रॉप पे डिपेंड ना होके अलग-अलग तरीके का क्रॉप उगाएँ। और सेकंड ये समझा रहा है कि एक ही एक्टिविटी पे डिपेंड ना होके अलग-अलग एक्टिविटी पे डिपेंड हो। यानी जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड ना रहें, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी करें, ठीक है? अब इसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है? तो पहला करें एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो सकता है। फिशरिंग यानी मछली पालन हो सकता है, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी का काम हो सकता है, कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री, कुछ कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री यानी कि घर में सिलाई-बुनाई वाले काम भी हो सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है फिफ्थ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवरी विलेज अ नॉलेज सेंटर, यानी कि हर एक गाँव में एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक नॉलेज सेंटर भी होना चाहिए। ठीक, इसमें भी लो आप काम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक इस तरह से फार्मिंग करना ट्रेडिशनल पैटर्न पे, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र को अवॉइड करते हैं, पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करते हैं। नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट मेंटेन्स एनहांस द रिस्टोर्स ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। It helps in sustainable development of agriculture sector. In organic farming, farmers use organic manure, बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आप क्या करें, बायो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखें। और इसमें आपका क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का सतत विकास होगा। और इसमें फार्मर क्या यूज़ कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पे केमिकल को अवॉइड करने की बात की जाती है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? तो पहला कह रहा है इन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा है जनरेट इनकम, इनकम जनरेट हो सकती है। हेल्थ केयर एंड टेस्टियर फूड, यानी यहाँ पे जो फूड्स प्रोड्यूस होंगे वो हेल्दियर होंगे और टेस्टियर भी होंगे। फोर्थ कह रहा है सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी इससे। फिफ्थ कह रहा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होंगे, यानी इन्वायरमेंट को इस प्रोडक्ट से कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। ऑपरेशन फ्लड क्या था, इसको भी देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड में क्या कहा गया था? तो ये एक तरह का मिल्क के लिए एक क्रांति लाई गई थी। कहे तो मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी ऑपरेशन फ्लड के तहत। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव लॉन्च इन 1966। दिस सिस्टम एम्फसाइज द पूलिंग ऑफ मिल्क बाय फार्मर्स थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी इसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स थे, ठीक है, जो गांव-गांव जाके मिल्क बेचा करते थे, उनकी मिल्क मतलब हर कोई मिल्क प्रोड्यूस करता था, उनके मिल्क बहुत ही सस्ते दामों पे खरीदे जाते थे। इससे क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं उनको घाटा लगता था, उनको नुकसान होता था। तो यहाँ और उनकी मिल्क के प्राइस बहुत कम हो गए थे, बहुत कम पे उनको बेचना पड़ता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया था। तो इसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी जो 1996 में, सॉरी, 1966 में आई थी। इसमें कहा गया था कि सारे फार्मर्स का मिल्क जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में खरीदा जाएगा, जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है? और इसमें उसको एक ही एरिया में ना कह के पूरे एरिया में फैलाया जाए, जिससे कि जो सेल है वो क्वांटम उसमें मतलब क्वांटम सेल की तरफ फोकस किया जा सकता है। ठीक है? इसी कम्युनिटी को हम ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स क्या होता है? तो लेबर फोर्स में यहाँ बता रहा है इट रेफर्स टू एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्क। लेबर फोर्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअल कितने मेंबर्स हैं अवेलेबल हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है? नॉन फार्मर सेक्टर क्या होता है? नॉन फार्म सेक्टर होता है, इसका मतलब होता है कि फार्मिंग से हट के, यानी कि ऐसा सेक्टर जहाँ पे फार्मिंग से कुछ लेना देना ना हो। ठीक, इसमें गवर्नमेंट जॉब हो गई
ये सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो सर्विस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रिटेलिंग एक्सेट्रा, ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है। लेबर इंसेंटिव प्रोसेस क्या होता है? तो लेबर इंसेंटिव प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मशीनरी का यूज़ ना करके इंडस्ट्री जो है वो लेबर से काम कराने पे ज़्यादा फोकस करे। तो ये थे हमारे आज के सारे टॉपिक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे।